नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के रोड मैप को मंजूरी मिलने की संभावना बताई जा रही है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला का कहना है कि दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लेना सही रहेगा। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला सरकार को लेना है। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई। छठ महापर्व का तीसरा दिन छठ व्रतियों ने बुधवार को शाम अस्ताचलगामी अस्त होने हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इसको लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने गुरुवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर अल सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं घाटों पर रात में व्रती रुके रहे। इधर छठ घाट पर रंग बिरंगे बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ रोशनी के पर्याप्त व्यवस्था की गई। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम भी किए गए। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो गया। इसके बाद व्रतियों ने अपने घरों पर पारण व्रत खोलना जो कि कहा जाता है वो किया। इससे पहले बुधवार को अस्ताचलगामी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। छठ व्रती अपने उनके परिजनों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और सुबह के इंतजार के साथ अपने घर लौट गए थे। बुधवार को सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद देर शाम सभी छठ व्रती घर लौट गए, जबकि कुछ व्रती जिन्होंने मन्नत मांगी थी उन्होंने घाट पर ही रात बिताई। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के रोड मैप को मंजूरी मिलने की संभावना बताई जा रही है। बुधवार शाम राहुल गांधी के बंगले में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच में राजस्थान के सियासी मुद्दों पर लंबी मंत्रणा हुई है। राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में सचिन पायलट समर्थकों की वापसी होने के संकेत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आवास पर बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल 2023 विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आगे का रोड मैप क्या होगा इस पर चर्चा की गई है। हम किसी प्रकार का 2023 में फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन पर बात हुई है। बहुत सी बातों में कंफ्यूजन दूर हुआ है। सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार के फार्मूलों पर हाईकमान की मंजूरी मिलने का इंतजार है। वहीं अभी आगे और चर्चा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट खेमे को जगह देने का फार्मूला भी तय होना है। अजय माकन के कंफ्यूजन दूर होने वाले बयान को पायलट कैंप के नेताओं को मंत्री बनाने और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह देने पर सहमति बनने से जोड़कर देखा जा रहा है। गहलोत के पिछले
दिल्ली दौरे के समय भी राहुल गांधी के आवास पर 16 अक्टूबर को भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बैठक हुई थी। आज भी उन्हीं नेताओं की फिर से बैठक हुई है। आगे भी दिल्ली में राजस्थान को लेकर बैठक हो सकती है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला का कहना है कि दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लेना सही रहेगा। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला सरकार को लेना है। बता दें कि अमेरिका समेत कई देशों ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर यानी कि तीसरा डोज देना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। भारत बायोटेक कोरोना की नेजल वैक्सीन के ट्रायल भी कर रही है। कंपनी का कहना है कि दूसरे फेज के डेटा का एनालिसिस चल रहा है और 3-4 महीने में इस वैक्सीन के लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए कंपनी कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए सरकार से बात भी की जा रही है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला ने संकेत दिए हैं कि नेजल वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे डोज का विकल्प हो सकती है। यह संक्रमित हो चुके लोगों को सुरक्षा देगी। एल्ला के मुताबिक सिरिंज से दी जाने वाली वैक्सीन के मुकाबले नेजल वैक्सीन ज़्यादा असरदार है और इसे लेने वाले लोगों के लिए मास्क लगाने की ज़रूरत खत्म हो सकती है। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई। इसमें ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए भी शामिल हुए। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। मीटिंग के बाद सभी एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मीटिंग का नाम दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान रखा गया था। भारत ने एनएसए लेवल की बैठक की मेजबानी भी की। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग का नेतृत्व किया। बैठक में पाकिस्तान और चीन ने शामिल होने से पहले ही मना कर दिया था। चीन ने शेड्यूल का बहाना बनाकर बैठक में आने से इनकार किया था। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन छठ व्रतियों ने बुधवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि सूर्य अस्त होने पर जो अर्घ्य दिया जाता है उसको लेकर किया। इसे लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। घाटों पर अर्घ्य देने के बाद छठ व्रती घर लौट गए। घाटों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ भी देखी गई। हालांकि भीड़ से बचने के लिए कई छठ व्रतियों ने अपने घरों में ही अर्घ्य दिया। अब गुरुवार को उदयमान सूर्य को छठ व्रती अर्घ्य देंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने गुरुवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर अल सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई थी। वहीं कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि बैठक में सांसदों से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया गया है। एमपी लैंड स्कीम 2020-2021 के पैसों का इस्तेमाल कोविड से लड़ने के लिए किया गया था। अब एमपी लैंड स्कीम फिर से शुरू हो जाएगी। फिर से सांसदों को विकास कार्यों के लिए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अगले साल 5-5 करोड़ दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों के विशेष स्थान और योगदान को सम्मानित करने व पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से जुड़ी 3 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना है। प्रोजेक्ट के खिलाफ एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हाल के दिनों में सीमा पर हुई घटनाओं को देखते हुए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि भारतीय सैनिक 1962 के हालात में हो, लेकिन रक्षा और पर्यावरण दोनों की जरूरतें संतुलित होनी चाहिए। केंद्र ने चीन सीमा तक की सड़कों को 10 मीटर चौड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है, जबकि एक एनजीओ सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ है। उसका कहना है कि पहाड़ी इलाके में पेड़ों की कटाई होने से भूस्खलन की घटना बढ़ रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2020 के आदेश के मुताबिक इन सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। आपको बता दें कि केंद्र ने 2 दिन पहले अदालत में एक सीलबंद लिफाफा दायर किया था, जिसमें चीन की तरफ से किए गए कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें थी। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि चीन की तरफ से हवाई पट्टी, हेलीपैड, टैंकों, सैनिक के लिए बिल्डिंग्स और रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोप ले जाने वाले ट्रकों को इन सड़कों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए सड़क की चौड़ाई 10 मीटर की जानी चाहिए। 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल हत्याकांड मामले में जवाब देने के लिए बुधवार को इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। मामले की सुनवाई कर रही बेंच को भरोसा दिलाया गया कि कानून अपना काम करेगा। कहा, मैं कानून के शासन में यकीन रखता हूं। इस देश में कोई दूध का धुला नहीं है। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमला किया था। 132 बच्चों समेत कुल 140 लोग मारे गए थे। अब ये मामला इसलिए फिर गर्म हो रहा है क्योंकि इमरान सरकार ने मासूमों की हत्या के गुनाहगार टीटीपी से शांति समझौता किया है। इसके विरोध में मारे गए बच्चों के पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसकी सुनवाई में इमरान को भी तलब किया गया था। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। एपीएस मामले को 7 साल हो चुके हैं, पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तालिबान के जिम्मेदारी लेने के बावजूद कोई हुकूमत एक्शन नहीं ले सकी। मारे गए बच्चों के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि घटना के लिए जितना जिम्मेदार तालिबान पाकिस्तान है, उससे कहीं ज्यादा केंद्र सरकार है। लिहाजा टॉप लीडरशिप को बुलाकर उससे जवाब तलब किया गया। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया की 6 दिग्गज कंपनियों ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। इन कंपनियों ने यह फैसला ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रही COP26 की मीटिंग में लिया। इस फैसले को ग्लोबल वार्मिंग कम करने में एक सार्थक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि समिट में 2040 तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री धीरे धीरे खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया था। फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, जनरल मोटर्स और वोल्वो सहित गाड़ी बनाने वाली करीबन 6 बड़ी कंपनियां इस पर सहमत हो गई हैं। 31
देशों की सरकारों ने भी ऐसी कारों की बिक्री धीरे धीरे बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि टोयोटा, वॉक्सवैगन और निशान रेनो जैसी कई बड़ी कार दिग्गज कंपनियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। पर्यावरण बचाने के लिए पिछले 2 सप्ताह में ग्लासगो में चल रही COP26 समिट शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। इससे पहले बुधवार को जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें सभी देशों से ग्रीन हाउस गैसों पर उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य पर फिर से विचार करने की अपील भी की गई है। जारी किए गए दस्तावेज एग्रीमेंट के शुरुआती रूपरेखा है। ग्लोबल क्लाइमेट समिट के बाद करीब 200 देशों के बीच इस पर करार होना है। शुक्रवार को समिट खत्म हो रही है। दिल्ली में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर बैठकें चल रही हैं। सचिन पायलट ने मुखर होकर कांग्रेस के विपक्ष में रहते हुए उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए सरकार में पद देने की मांग उठाई है। सचिन पायलट ने देर रात वीडियो ट्वीट कर अपनी मांगों पर रुख साफ करने के साथ अपने समर्थकों को भी साफ मैसेज देने की कोशिश की है। पायलट ने सुलह कमेटी के समय तय हुए मुद्दों को जल्द पूरा करने और विपक्ष में रहते हुए जिन्होंने काम किया है उन्हें मौका देने की पैरवी की है। पायलट ने लंबे समय के बाद खुलकर अपनी बात रखी है। पायलट ने वीडियो में कहा कि जहां जरूरतमंद है वहां बदलाव करने की मांग हमें शुरू से करते हुए आए हैं। मैं भी दोबारा कह रहा हूं कि अब लगभग 3 साल हो गए जो कांग्रेस के वर्कर हैं और जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया है उन्हें सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। हम नेता लोग तो भाषण देकर चले आते हैं लेकिन कार्यकर्ता बूथ पर कांग्रेस का झंडा उठाकर लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को मान सम्मान देने की लड़ाई अब संघर्ष की बात मैंने रखी थी, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। पायलट ने आगे कहा कि चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो या भागीदारी की बात हो, जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने की प्रदेशाध्यक्ष भी कहते रहे और मैं भी कहता रहा हूं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए क्योंकि राजस्थान में चुनाव 22-23 महीने दूर रह गया है। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजस्थान में 8 साल बाद 17 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच खेलेगी। कोरोना काल के बाद पहली बार दर्शक स्टेडियम में बैठकर अपने चहेते खिलाड़ियों को देख सकेंगे। वहीं मैच की तैयारियों को लेकर अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एक्टिव मोड में आ गया है। RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि 8 साल बाद होने जा रहे मैच में हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर मैच के आयोजन की जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। उन्होंने बताया कि जयपुर में होने वाला T20 मैच काफ़ी खास होगा। दर्शकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस दौरान कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाला व्यक्ति मैदान में बैठकर भारत न्यूजीलैंड का मैच देख सकता है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 15 नवंबर को जनजातीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें PM नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वह मंच
पर 1 घंटा 15 मिनट तक रहेंगे। वहीं प्रदेश भर से करीब 2 लाख आदिवासी भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राजधानी में पिछले 1.5 साल में यह पहला मेगा इवेंट है, इसलिए तैयारियां भी मेगा तरीके से हो रही हैं। 5 डोम बनाए जा रहे हैं। आदिवासियों के बैठने के लिए बड़े पंडाल भी बन चुके हैं, इनमें पर्दे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीबन 300 मजदूर इस काम में अभी लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के मजदूरों पर डोम पंडाल बनाने का जिम्मा है। 1 सप्ताह पहले से जम्बूरी मैदान में काम शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के कटआउट भी बनाए जा रहे हैं, जो पूरे पंडाल में लगेंगे। मुख्य मंच पर पीएम मोदी के अलावा सीएम शिवराज व चुनिंदा नेता भी शामिल होंगे। पीएम के भाषण को अंतिम छोर पर बैठे लोग भी सुन सकेंगे और देख भी सकेंगे। इसके लिए एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर 100 से अधिक स्क्रीन लगाई जाएगी। बिहार में छठ महापर्व पर रौनक लौट आई। राजधानी पटना के छठ घाटों को ड्रोन कैमरे की नजर से देखकर यह पता लगा। जगमग छठ घाट और सजे घर बाजार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते व्रती व घाट की सुंदर लाइटिंग दृश्य को काफी मनोरम बना रहे थे। लाखों की तादाद में लोग दिया घाट, काली घाट पर उमड़े थे। सड़क से लेकर शहर तक दिवाली से भी ज्यादा रंग बिरंगी रोशनी बिखरी थी। इतनी ऊंचाई में अर्थ में टिमटिमाते दिए सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुरक्षा के मद्देनजर गश्ती करती रही। गंगा नदी में स्नान करने के बाद व्रतियों ने सूर्य को एक साथ अर्घ्य दिया। कोरोना काल के 2 साल बाद छठ घाट का दृश्य भव्य रहा। सिर पर दिया और व्रती के परिजन घाटों पर पहुंचे। वहीं पूजा के सामान के साथ व्रती भी पैदल घाटों तक पहुंचते दिखे। 4 बजे से ही पूरे घाट पर भीड़ होने लगी। भव्य लाइटिंग और घाटों की सजावट ड्रोन कैमरे में बहुत ही सुंदर नजर आई। एक और बच्चे पटाखे चला रहे थे, वहीं दूसरी ओर बड़े एक दूसरे से मिलकर बधाइयां दे रहे थे। आतिशबाजी और छठ की गीतों से पूरा घाट परिसर गुंजायमान था। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। 2 साल बाद बाहर से भी लोग छठ महापर्व पर घर पहुंचे थे। घाट पर लोगों की संख्या देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था। सचिन पायलट खेमे की बाड़ेबंदी में रहे सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंत्रियों पर तंज कसते हुए मंत्रिमंडल देरी पर भी सवाल उठाए हैं। सरदार शहर में एसबीडी पीजी कॉलेज में समारोह में भंवरलाल शर्मा ने कहा कि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप कब मंत्री बनोगे, आपका नाम मंत्री बनने की लिस्ट में कब आएगा। मैं उन्हें बताता हूं कि बुढ़ापे में शादी किस काम की। मैं 7 बार विधायक रह चुका हूं। 2 साल बाद चुनाव है। राजस्थान के मंत्री यूं ही रोते फिर रहे हैं। मैंने खूब काम किया और मेरे खूब काम के द्वारा विकास भी कार्य देखा गया। समारोह के बाद भंवरलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब सीएम मिलेंगे तो मैं आभार व्यक्त करूंगा। 80 साल का आदमी 15 वर्ष की लड़की के साथ शादी कर ले, अब वो ही मंत्री बनने वाली बात है। इससे पहले भंवरलाल शर्मा ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को मंत्री पद देने से नहीं हटाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। भंवरलाल शर्मा पिछले साल सचिन पायलट की बगावत के समय उनके साथ थे। शर्मा पूरे समय पायलट खेमे की बाड़ेबंदी में रहे थे। सुलह होने के बाद सबसे पहले बाड़ेबंदी छोड़कर गहलोत से मिलने पहुंचे थे। अब भंवरलाल शर्मा गहलोत खेमे के ही नज़दीक हैं। पिछले साल जुलाई में गहलोत खेमे ने एक ऑडियो वायरल किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त का दावा किया गया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2021 के रिजल्ट को लेकर आ रही आपत्तियों पर अपनी सफाई दी है। बोर्ड के अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारौली ने कहा है कि रीट परीक्षा 2021 में प्रविष्ट होने के लिए 22,000 से भी अधिक परीक्षार्थियों ने एक से अधिक या 2 परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम की घोषणा उनके द्वारा ऑनलाइन भरे गए अंतिम आवेदन पत्र में दर्ज विषयों के आधार पर मानकर की गई है।
जारौली ने बताया कि कुछ परीक्षार्थियों ने आपत्ति की है कि उन्होंने जिन विषयों में आवेदन भरा था उससे अलग विषयों पर परिणाम आया है। राजस्थान बोर्ड ने देश में प्रचलित परीक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर यह फैसला किया था कि यदि परीक्षार्थी एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो उसके दूसरे या अंतिम आवेदक पत्र भरे गए विषयों के आधार पर OMR के विषयों का मूल्यांकन कर परिणाम की घोषणा की जाए। राजस्थान बोर्ड ने भी इसकी पद्धति के आधार पर रीट परीक्षा 2021 की OMR शीट का मूल्यांकन कर परिणाम की घोषणा की है। परीक्षार्थियों यह आपत्ति कर रहे हैं कि उन्होंने प्रथम आवेदन पत्र में जो विषय भरा उनके आधार पर परिणाम की घोषणा नहीं की गई, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके अंतिम आवेदन पत्र में दर्ज विषयों के आधार पर ही OMR शीट का मूल्यांकन कर परिणाम घोषित किया गया है। OMR शीट पर विषय दर्ज करने की व्यवस्था नहीं होती है। OMR शीट का मूल्यांकन कंप्यूटराइज तरीके से परीक्षार्थी द्वारा आवेदित विषयों के आधार पर किया जाता है। आपको बता दें कि 2 से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थियों पर अनुचित साधनों के उपयोग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड ने उन्हें एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया है। बोर्ड ने 2 से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों पर निगाह रखने की दृष्टि से विशेष सतर्कता दल भेजे। इस कारण मुन्ना भाई परीक्षा देते हुए पकड़े गए। बोर्ड अध्यक्ष का दावा है कि इस व्यवस्था से उन परीक्षार्थियों के परीक्षा में डमी परीक्षार्थियों बिठाने के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।